नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, उपराष्ट्रपति जो अब पूर्व हो चुके हैं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब अभी कोप भवन से नहीं निकल पाए हैं। कौन उनसे मुलाकात करने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में कोई डर के मारे नहीं जा रहा है कि जो लोग धनखड़ से मिलने जाएंगे उनके बारे में कहा जाएगा कि साहब देखिए ये लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी धनखड़ साहब पूरे इंटेलिजेंस के निशाने पर हैं। और वो निशाना ऐसा तैसा नहीं है, बड़ा गंभीर निशाना है। धनखड़ साहब के ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि मोदी की सरकार को गिराने की उन्होंने सुपारी ले ली थी, या इस तरह से उनका व्यवहार होने लगा था कि वो इस हद तक चले गए थे कि मोदी की बलि ले ली जाए, मोदी की कुर्सी ले ली जाए। और ये गंभीर आरोप है, और इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नजर थोड़ी बहुत टेढ़ी है। आपको मालूम है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नजर हर तरफ रहती है, तो जाहिर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की भी नजर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, देश के एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं और उसका इंटरनेशनल कोई रेमिफिकेशन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो भी तब जबकि इसकी सूचना पहले से आ गई हो सरकार के पास कि कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, 15-20 दिन से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा दिल्ली के गलियारों में हो रही थी। और ऐसे लोग जिनका कि राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, उनके भी मेरे पास फोन आ रहे थे। वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आशुतोष जी, दिल्ली में कुछ बड़ी घटना होने वाली है क्या? इस तरह की सूचना किसी को नहीं थी कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। ये किसी ने नहीं सोचा था, और किसी को इस बात का भान भी नहीं था कि सरकार को गिराने का षड्यंत्र स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, और उसके तरफ से ये बातें हो रही हैं। या वो पूरी तरह से अगर नहीं शामिल है तो वो भी इसके हिस्सेदार हो गए हैं। मैं अब ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूं कि धनखड़ ये पोजीशन तय कर चुके थे कि मोदी को गिरा देना है। वो बार्गेन भी करना चाह रहे थे, वो सरकार को आंख भी दिखाना चाह रहे थे, सरकार को डराना चाह रहे थे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस एक्सटेंड तक जा सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं आपकी धमकी में आने वाला नहीं हूं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। धनखड़ और सरकार के बीच में टकराहट काफी दिनों से थी, और वो आखिरी टकराहट हो गई थी राज्यसभा टीवी के प्रबंधन को लेकर के। वो भी एक बड़ी टकराहट थी। लेकिन इतने ही नहीं, गाड़ी हो, बाकी प्रोटोकॉल हो, इस सब पर तो उनकी आपत्ति रहती ही थी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ हमारी तस्वीर क्यों नहीं है, ये सारी छोटी छोटी बातों का जिक्र वो करते ही रहते थे। हाल के दिनों में वो अलग अलग नेताओं के साथ ये चर्चा करने लगे थे कि साहब, ये मोदी और शाह के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हो, हम तो पार्टी में हैं, आप लोग कुछ करोगे तभी तो हम कुछ करेंगे। अब उसमें एक प्रकरण बन गया आकर के आपका जस्टिस वर्मा का, कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात होती, फौरन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अपोजिशन की जितनी बातें आ रही थी सबको इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आज लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, और खबर है मित्रों, धनखड़ का साथ देने वालों ने ही धनखड़ के पीठ में छुरा घोंप दिया। और यही कहते हैं ना कि जब आप साजिश के चक्र में फंसते हैं, तो अगर आप किसी और के साथ मिलके साजिश कर रहे हैं तो मुमकिन है कि वो आपका शागिर्द आपके खिलाफ भी साजिश को अंजाम दे दे। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना जो व्यक्ति धूर्तता की मिसाल हो, अपने जीवन में जो कुछ भी उस व्यक्ति ने पाया अभी तक पिछले 12-15 वर्षों में, वो सिर्फ और सिर्फ धूर्तता करके पाया हो,
उसके साथ मिल करके अगर आप किसी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए था। धनखड़ साहब बहुत ही भोले निकले। होशियारी तो वो जता रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब राजस्थानी भोले निकले और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चलने वाले हैं कि दोस्ती कर रहे हैं तो दोस्ती, और अगर मन मुटाव है तो उसको एग्जिबिट भी करते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, अपने गुस्सा को जाहिर भी करते रहेंगे। राजनीति में ये चलता नहीं है। राजनीति में अगर आप पूरब बोलें तो पश्चिम कीजिए और पश्चिम बोलें तो पूरब कीजिए। ये राजनीति का उसूल है। स्टेट्समैन आप बनकर के चलना चाहते हैं तो आप कमर को उतना मत झुकाइए, गर्दन भी मत झुकाइए। कमर झुका करके, गर्दन झुका करके आपने राजनीति की एक पाठशाला में तो अच्छी पढ़ाई कर ली, एक पाठ तो आपने ठीक याद रखा कि कमर झुका के चलना है, गर्दन भी झुका के चलना है। उससे आपको बहुत कुछ मिला भी, लेकिन फिर यही जो जिस पाठ से आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, उस पाठ को आप भूल गए। फिर आपको आपका धनखड़ आपके पीछे आ गया, आपको जोश देने लगा कि नहीं, तुम किसी से दबने वाले नहीं हो, जो कुछ भी तुमको मिला है वो तुम्हारी मेरिट पर मिला है, तुम्हारे ज्ञान पर मिला है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर मिला है। तो आपका ज्ञान भी धरा रह गया, आपकी साख भी धरी रह गई। साख उस तरह से तो नहीं थी, कोई पॉलिटिकल इस तरह की साख नहीं थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में, 15-18 वर्षों में आपने उस थोड़ी बहुत साख बनाई। और खासतौर से जब आप बंगाल के गवर्नर बने तो आपने बहुत बड़ी साख बनाई, कम से कम विद इन द पार्टी। पार्टी के लोग और संघ के लोग ये मानने लगे कि चलिए आप जो हैं वो भाजपा के आइडियोलॉजी के विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, ये जानते हुए कि आप न संघ की पृष्ठभूमि है, ना ही बीजेपी की पृष्ठभूमि रही है आपकी। ऐसा भी नहीं है कि आपने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की है और संघ की तो पृष्ठभूमि आपकी रही ही नहीं है। आपने राजनीति की शुरुआत इसके पहले 2 पार्टी में रह चुके हैं, आप जनता दल में रह चुके और कांग्रेस में रह चुके। तो 2 पार्टियों का स्वाद चखने के बाद भी आपने पिछले 15 वर्षों में अपनी साख को स्थापित किया। हिंदुत्व और सनातन की विचारधारा के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता थी, वो एक गवर्नर होने के नाते आपने साबित किया पश्चिम बंगाल में। और वो पश्चिम बंगाल एक ऐसा फर्टाइल भूमि बना आपके लिए जिसका फल उपराष्ट्रपति के रूप में आपको मिल गया। जो कुछ भी आपने बोया पश्चिम बंगाल में, उसका जो फल है वो उपराष्ट्रपति के रूप में आपको मिला। ये आपकी साख बनी। लेकिन फिर वही जो पुरानी बात थी, जनता दल में, कांग्रेस में और फिर बीजेपी में, फिर आपके मन में दुविधा का वास हो गया और दुविधा आपको कहने लगा कि भाई इधर को छोड़ो, उधर चले जाओ। और इस बीच में ना माया मिली, और जिसको आप राम समझ रहे थे वो तो रावण बन करके आया था। मित्रों, सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, धनखड़ को लगा कि कांग्रेस तो अब हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि कांग्रेस को डिस्ट्रस्ट था धनखड़ के ऊपर। धनखड़ ने एक नया अलायंस, जो मैंने आपको बताया, और ये अलायंस खाली धनखड़ का अलायंस नहीं था, ये तात्कालिक रूप से धनखड़ ने जरूर इस अलायंस को हवा दी, लेकिन पीछे बड़े बड़े प्लेयर थे इसके, जो कभी सामने नहीं आएंगे। अब वो सारे डीप स्टेट हैं, डीप स्टेट के लोग कभी सामने नहीं आएंगे, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन धनखड़ को लगा कि एक खिलाड़ी है जो अभी वेला घूम रहा है, चुपचाप है, मौन है, और अभी भी देखिए कितनी चतुराई से धनखड़ के पीठ में छुरा घोप दिया, चतुराई से, और निकल लिए। अब मौन है, कहां है, चुप है, चुप्पी साध ली उन्होंने। वो खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। माननीय अरविंद केजरीवाल ने धनखड़ को आकर के यह आश्वस्त किया कि हमारा और आपका अगर अलायंस हो जाए तो हम कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। धनखड़ ने कहा कि हाँ, खेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें जरा चंद्रबाबू नायडू को पटाओ। कहा कि बिल्कुल मैं पटाता हूं, मैं संदेशा पहुंचाता हूं। उधर चंद्रबाबू नायडू के पास संदेशा पहुंच पाया, और इधर इस शख्स ने ऐसा खेल कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे।
और उसका रिजल्ट भी आने लगा है मित्रों, आने लगा है, पारितोषिक मिलने लगा है। केजरीवाल जी ने धनखड़ के साथ हुई गुफ्तगू को सरकार को लीक कर दिया कि धनखड़ साहब आपके खिलाफ कोई अनप्रेसिडेंटेड, जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाने जा रहे हैं और उठा सकते हैं, और उस कदम के बारे में सूचना लीक कर दी कि हमें यह संदेशा देने के लिए धनखड़ साहब ने कहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू के पास चले जाइए। अब ये सारी बातें हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि इस खबर को लीक कर दिया सरकार को। सरकार को कहिए कि सीधे पहुंचा दिया मोदी तक और अमित शाह जी तक। मोदी और अमित शाह को जब यह खबर पता चली तो उनके कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। फिर तो वो बर्दाश्त से बाहर था और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, वो बताने की जरूरत नहीं है। 9:30 बजे तक उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन अब धनखड़ सोच रहे हैं कि ये किसने मेरे साथ खेल किया, और तो किसी से हमारी चर्चा नहीं हुई इस विषय में। बड़ा गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। चर्चा तो हमारी सिर्फ हुई है केजरीवाल से, और केजरीवाल तो मोदी का दुश्मन बन करके आया था मेरे पास। फिर केजरीवाल ने इस खबर को क्यों लीक की, उसके मन में क्या इच्छा चल रही थी, क्या वो करना चाह रहे थे। चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर के लौटे वाली घटना हो गई जगदीप धनखड़ के साथ। धनखड़ ने सोचा था कि केजरीवाल अगर इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाता है और चंद्रबाबू नायडू को यह कन्विंस कर पाता है कि आप प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे और मैं कोऑर्डिनेशन का काम कर लूंगा, ममता जी भी हमारे साथ हैं, और शरद भाऊ को मैं मना लूंगा, उद्धव को मना लूंगा, कांग्रेस को सब लोग मिलकर के मना लेंगे, और सब मिलकर के एक नया कॉम्बिनेशन हम लोग खड़ा कर सकते हैं। एक आध दो सीट की बात होगी तो हम लोग बीजेपी पर भी दांव लगाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इस बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, वो कैबिनेट मिनिस्टर के संबंध अच्छे हों बुरे हों, लेकिन ध्यान रखिए वो अपनी पार्टी से वो गद्दारी नहीं कर सकते हैं। पार्टी उनके लिए मां है, और मोदी से विरोध हो सकता है, अमित शाह से भी विरोध हो सकता है, लेकिन वो मोदी और अमित शाह के पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं कर सकते हैं। वो इस तरह की शख्सियत नहीं है। वो लड़ाई लड़ते हैं तो सामने से लड़ते हैं। अगर मनमुटाव है, मतभेद है, तो सामने से है। पीठ के पीछे जाकर के कोई गुल नहीं खिलाते हैं। और इस बीच में नाम चलाया गया नितिन गडकरी का, सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया नितिन गडकरी का नाम। बिल्कुल 100% झूठ रहा। नितिन गडकरी का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला आया मित्रों, वो केजरीवाल का आया, और केजरीवाल ने ही धनखड़ की पीठ में छुरा घोंप दिया और ब्रूटल, जिसको कहते हैं ना, ब्रूटल हत्या करवा दी, राजनीतिक हत्या की है केजरीवाल ने। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर केजरीवाल ने यह काम किया है तो क्यों किया है। आज की रिपोर्ट है, कल ही बल्कि, केजरीवाल के कैबिनेट के हेल्थ मिनिस्टर रहे, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की एक रिपोर्ट क्लोज हो गई है। वो रिपोर्ट क्या थी? जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो अपने लोगों को अपॉइंट करना, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करना, उसमें बहुत सारी अनियमितता थी अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में। उसकी एक जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया सत्येंद्र जैन का, और कहा कि, और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बोला कोई फाइंडिंग नहीं मिला है।
तो उस केस में सत्येंद्र जैन, अब सत्येंद्र जैन के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी उस केस में जो अनियमितता थी नियुक्ति को लेकर के, उस केस में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया और सत्येंद्र जैन बारी बारी एकदम निकल गए। लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं है, बस आई, चुपके से हल्की फल्की हो गई और आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और निकल लिए। डंडा है कि भैया हो गया, खेल खत्म करो, ज्यादा नहीं करने का। असल में अरविंद केजरीवाल को एक डर सता रहा है। जेल के दरवाजे उनके लिए खोले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। उनको डर है कि कब हमें फिर गिरफ्तारी का सामना करना पड़े और जेल जाना पड़े, और जेल की वो जिंदगी जी कर आए हैं। अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं लगता अच्छा, तो माननीय केजरीवाल जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि खुली हवा में हमें सांस लेना पड़ेगा, और ये हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि पंजाब में जो चुनाव होने हैं, तो पंजाब में अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया तो केजरीवाल फिनिश हो जाएंगे। केजरीवाल एक बीती बात हो बन के रह जाएगी। दिल्ली में तो समझिए अब आने वाले दिनों में उनका खेल खत्म है, क्लोज है चैप्टर। ये आखिरी लड़ाई थी जिसको वो हार चुके हैं। अब वो जो जितना एमएलए बचे हैं वो भी नहीं बचेगा, वो भी आने वाले दिनों में टूट करके इधर उधर चले जाएगा कुछ, और जो बचेगा वो अपनी, आप समझिए कि बेमौत मारा जाएगा। तो उनकी तो ये हालत होने वाली है दिल्ली वाली पार्टी की। अब एक जो पंजाब सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी, बस वही एक इनके इनकम का, इनके देखरेख का जो साधन बचा हुआ, बस पंजाब की सरकार। और पंजाब में ये रिपीट नहीं करेंगे, सीवियर एंटी इनकम्बेंसी है। इनको डर है कि एक तो पंजाब की सत्ता चली जाएगी, भगवंत मान को हम आंख नहीं दिखा पाएंगे। दिखाने चले थे एक शख्स, एक मैसेंजर गए थे, राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी कहां गायब हैं पता नहीं। राघव चड्ढा जी अब परिणीति चोपड़ा के साथ घूम रहे हैं और वो भाजपा के हो गए हैं अघोषित रूप से। कोई टिप्पणी नहीं आ रही है कहीं भी, न फ्रंट पर हैं, न बैकफुट पर हैं, न मीडिया में हैं। कहां हैं राघव चड्ढा जी परिणीति जी के साथ, किसी को कुछ मालूम नहीं है। हालांकि राघव चड्ढा को उन्होंने चेकमेट के रूप में भेजा था पंजाब, कि राघव चड्ढा देखभाल करेगा भगवंत मान की। भगवंत मान ने कहा कि साहब अगर यहां पर इस तरह का धंधा करेंगे तो हम चलने नहीं देंगे। भगवंत मान बगावत कर देता, और भगवंत मान तैयार थे भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। और अभी आम आदमी पार्टी को पंजाब में तोड़ने के लिए कांग्रेस भी कुछ कर सकती है और बीजेपी भी कर सकती है। तो भगवंत मान ने आंख दिखाया कि जो आप दूसरे को डराते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी हालत हम क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल उल्टे पांव पंजाब से भागे, और उनको लगा कि जो जिनको इन्होंने भेजा है उनको भी बोल दिया भैया कि हम भगवंत मान के मामले में तुम अपना निर्णय अपने से लो, हमारे कहने पर मत चलो। तो राघव चड्ढा भी वहां से रवाना हो गए, चले गए इंग्लैंड, चले गए ऑपरेशन के लिए। जिन दिनों जेल पकड़ के लिया जा रहा था, राघव चड्ढा नहीं थे। इतने बड़े सिपा सालार जिन्होंने उनको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा, ताकतवर नेता थे माननीय राघव चड्ढा जी। लेकिन जब से परिणीति जी के साथ उनकी शादी हुई है, उसके बाद से उनकी सारी ताकत लगता है गौण हो गई, छीण हो गई, और वो बॉलीवुडिया नेता हो गए। अब उनको आम आदमी पार्टी की चिंता करने की कोई चिंता नहीं है, ना तो पार्टी की चिंता है, ना ही आम आदमी की चिंता है। वो अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंग्लैंड, विंबलडन, हर जगह वो घूम रहे हैं। कहीं विंबलडन देखने जाते हैं, कहीं टेनिस देखने जाते हैं, कहीं क्रिकेट देखने जाते हैं, कहीं घुड़सवारी देखने जाते हैं। तो राघव चड्ढा अपना अय्यासी भरी जिंदगी को जी रहे हैं। उन्हें आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा के सांसद हैं ये वो। तो खेल खत्म हो गया राज्यसभा, और उनको लग गया था कि मेरी भी जेल जाने की बारी आ सकती है। राघव चड्ढा जी निशाने पर थे। राघव चड्ढा ने जेल से बचने के लिए अपना सरेंडर कर दिया और रवाना हो गए। अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि सारे लोगों ने बारी बारी से सरेंडर कर दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। पहली जो हमारी लड़ाई है कि किस प्रकार से हम जेल जाने से खुद को रोकें, और इसके लिए धनखड़ के इस इंफॉर्मेशन को तुरूप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया।
कि ये मैं आपका हो गया हूं, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, अब आप बताइए कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अब ये आप कहें कि बार्गेनिंग हो सकती है, सरकार इनके साथ बार्गेनिंग करेगी, मुझे इस पर संदेह है, लेकिन सरकार इनको कुछ ना कुछ तो देगी पारितोषिक और कहेगी कि आप शांत रहिए। हालांकि अगर नहीं भी देगी तो अरविंद केजरीवाल मोदी को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है, अमित शाह को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है, कभी भी उठा करके उनको जेल डाला जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से शीशे के घर में हैं, वो किसी और पर अभी पत्थर चलाने की हालत में नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना काम पूरा कर दिया और मिलॉर्ड एक प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी को कहा कि मिलॉर्ड हमें किसी तरह से बचा लीजिए। सत्येंद्र जैन थोड़ा सा अभी एक दो केस में उनको रिलीफ मिल गया है। सरकार अरविंद केजरीवाल को नहीं बचा सकती, मामला कोर्ट का है, अदालत को निर्णय लेना है, अदालत एविडेंस के हिसाब से चलेगी, एविडेंस अगर अगेंस्ट में होगा तो अगेंस्ट में फैसले आएंगे और उसका भुगतना पड़ेगा नतीजा, उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो अदालत से उनको क्लीन चिट मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक के बाद एक के बाद एक जो एफआईआर हो सकते हैं, दूसरे केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। सरकार के पास जो मशीनरी है, एजेंसी है, उसको सरकार कह सकती है कि थोड़ा गो स्लो हो जाइए, थोड़ा धीरे चलिए। तारीख बढ़ सकती है, तकदीर नहीं बदल सकती है। तकदीर में अगर जेल लिखा होगा तो जेल जाना ही पड़ेगा। तकदीर को बदलने नहीं बदलने के लिए तारीख में थोड़ी बहुत परिवर्तन हो सकती है। तो केजरीवाल की तारीख में सरकार बदलाव कर सकती है। अब यही होता है कि भाई तारीख जब बदल जाती है तो कई बार तकदीर भी बदल जाती है। तो केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि पहले तारीख तो बदलते रहो। केजरीवाल सोच रहे हैं कि पहले तारीख बदलो। तारीख अगर हम बदल देंगे तो हमारी तकदीर भी बदल जाएगी। तारीख बदलवाने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा लिंगर ऑन करो, थोड़ा सा हमें लिवरेज दो, थोड़ा हम विदेश भी घूम आए, इधर उधर भी घूम आए। अभी तो अपनी बेटी की शादी में डांस किया था, फिर बेटे की भी शादी होगी, उसमें डांस का मौका मिल जाए, कुछ और डांस कर लें कहीं पर। इस तरह की वो कवायद चाहते हैं और इसलिए हो सकता है कि सरकार का उनको थोड़ा बहुत समर्थन मिले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उसने सरकार के साथ शेयर किया। ये चर्चा है और बड़ी चर्चा है, और अगर चर्चा है तो फिर समझिए कि ये बात हुई ही है। तो अरविंद केजरीवाल को चले थे धनखड़ यूज करने के लिए, यूज कर लिया केजरीवाल ने धनखड़ को, और केजरीवाल ने न सिर्फ धनखड़ को यूज किया, धनखड़ को पीछे से ऐसा छुरा घोंपा जिसका जख्म जिंदगी भर धनखड़ नहीं भूल पाएंगे, और ये जख्म भरेगा भी नहीं, और उससे जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां उत्पन्न होगी वो लाइलाज होगी अलग। तो इस तरह से केजरीवाल जी ने, माननीय केजरीवाल जी ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया धोखेबाजी का। अब ये बात तो माननीय धनखड़ जी जाने और माननीय केजरीवाल जाने कैसी क्या बात हो गई, जो बात 9:25 तक पहुंची और आपको इस्तीफा देना पड़ा बिना अपॉइंटमेंट के। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उपराष्ट्रपति बिना अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति से मिलने चले जाएं, बिना अपने ऑफिशियल स्टाफ का, जो एडीसी वगैरह होता है या जो फोटोग्राफर होता है राष्ट्रपति भवन में, उस सब के एब्सेंस में आप मिलने चले जाएं। तो ऐसी इतनी बड़ी बात हो गई होगी, आप कल्पना कीजिए किस मन स्थिति में धनखड़ आ गए होंगे। और अब धनखड़ ये बात किससे कहें, इसलिए मौन साधे हुए हैं, मौन साधे हुए हैं। और केजरीवाल की चुप्पी है, अद्भुत शांति है केजरीवाल की, बिल्कुल चुप है केजरीवाल, और धनखड़ भी चुप है। सब कुछ केजरीवाल ने तो जो करना था कर दिया, धनखड़ को लग रहा है कि अब तो क्या होगा, सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया, और ये पर्दाफाश करने वाले स्वयं साजिश करता ही है। तो धनखड़ अब ये
सोचते 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 उनकी तबीयत अलग खराब हो रही होगी और इधर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही होगी कि साहब ये अद्भुत खिलाड़ी हैं, एक से एक खिलाड़ी हैं, हमसे भी एक बार राय मशवरा कर लेता केजरीवाल। लेकिन इसके पहले कि केजरीवाल कांग्रेस तक ये बात पहुंचा पाती, केजरीवाल चंद्रबाबू नायडू तक ये बात पहुंचा पाती, बात पहुंच गई सरकार पर। क्योंकि जो बात उनको मिली थी, उनको लगा कि यही मौका है, हम सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो लेने के लिए, इससे बड़ा और हमारे पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं हो सकता है। उन्होंने फौरन से पेशतर जाकर के फैसला लिया और जाकर के सरकार को इंफॉर्मेशन लीक कर दिया। तो चलते चलते केजरीवाल ने मुलाकात का फलसफा यह हुआ कि धनखड़ की कुर्सी चली गई, अब धनखड़ कोप भवन में है और उधर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है उनका अलग चल रहा होगा कि भाई तुमको तो हमने एक टास्क दिया था, वो टास्क तुमने पूरा नहीं किया। ये कह रहे होंगे कि साहब मुझे अभी जेल से बचाओ, जेल से बचना मेरे लिए बहुत जरूरी है, टास्क हम बाद में पूरा करेंगे। अभी ये सरकार गिरेगी नहीं, चंद्रबाबू नायडू नहीं आ सकता है और हम जातीय उन्माद भी नहीं फैला सकते हैं। अभी मामला नहीं चल पाएगा। अभी मेरी जेल जाने की स्थिति बनी हुई है, पहले मुझे जेल से बचना है। तो सबको करके पहले 100 अपने लिए, केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीने वाला इस सृष्टि का सबसे बड़ा सेल्फ सेंटर्ड इंसान में से अगर है कोई एक, तो सबसे आगे की पंक्ति में केजरीवाल मिलेंगे आप। तो केजरीवाल इतने स्वार्थी हैं, स्व केंद्रित हैं कि अपने बियॉन्ड वो किसी को देख ही नहीं पाते हैं। वही स्थिति धनखड़ के साथ उन्होंने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।